देखिए इनके लिए यही बड़ी बात, 6 आर्टिकल सिर्फ 7-8 दिन के अंदर 10 जून से 19 जून के दरमियान छपे, जबकि गुज़श्ता 30 साल में कुल 11 आर्टिकल छपे हैं। यानी ये अजीबोगरीब न्यूयॉर्क टाइम में 30 साल में 11 आर्टिकल, और ये 10 दिनों में, 8 दिनों में, 7 दिनों में 6 आर्टिकल छप गए। उन्होंने कहा कि इससे उनको तवज्जो हुई है। वो कहते बांग्लादेश को रहे हैं कि जी आप क्यों नहीं आने देते, इंसानी हमदर्दी। कहना बांग्लादेश क्या करे जी, वहाँ की आबादी मकामी भी खिलाफ होती जा रही है, सबसे ज़्यादा पनाहगीन वहाँ है, और वहाँ के लोग जो हैं अब उनसे नफरत भी करते हैं कि वो स्लम्स में तो रहते हैं, उनको डर है कि हमारे पास तो पहले वसाइल नहीं, हमारी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे। हमारा जिगरा है, इतने अफगानियों को हमने सहारा है, और उससे ज़्यादा बंगालियों को भी सहारा हुआ था। अंदाज़ा नहीं है आप लोगों को, ये बंगाली कोई बांग्लादेश बनने के बाद वापस नहीं गए, अब भी हैं कराची के इलाके में तो ख़ास तौर पे हैं, और एक अरसे से रह रहे हैं, और जाते जाते जाएंगे। अब अगरचे हमारा रुपया चूँकि उसकी कीमत कम हो गई है, वो इधर जाने के बजाय इधर जाते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। लेकिन ये बहरहाल एक जिगरे का काम है। तो इस बहुत सारा उन्होंने कहा कि ये सारा मसला जो है, अगर बांग्लादेश उनको इजाज़त भी दे दे तो ये तो आर्जी मसला है। बना पैदा कब हुआ? 74 में पैदा हुआ, जब फौजी हुकूमत वहाँ आई, और उस फौजी हुकूमत ने जो है इसको इनको नॉन सिटीजन डिक्लेयर कर दिया। उन्हें कहा ये तो कारोबार करने वाले के लिए बाहर से कहीं आए हुए लोग हैं, यहाँ आके बस गए, ये हमारे शहरी नहीं हैं। अब उन पर जितनी पाबंदियाँ, उसका तज़किरा मैं करता रहता हूँ, एक वहाँ के मुसलमान को बुलाकर भी आपके बातें सुनना हूँ, और इनका कहना यह है कि ये मसला सिर्फ इसको आर्जी बुनियादों पर नहीं बल्कि एक परमानेंट बुनियादों पर यूएनओ को तय करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो उनके करीबी कैरेंट्स के लोग जो हैं वो तो यूनाइटेड स्टेट में, ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे मुल्कों में जाके बस गए हैं, और इनके क्या है स्पेशली कि जो मुसलमान हैं वो मेरा कैरेंट्स लोग जो है ना वो क्रिश्चियन ना हो, कोई ऐसी बात हो सकती है। उनके बारे में मगरब का मजाज जो है बहुत हसास भी है और फ़ौरन फैसला भी करता है जी। अच्छा, ये बहुत मज़े का आर्टिकल है, ये इंडिया डायनेस्टी करप्शन एंड प्लंडर, ये अरुण मुखोपाध्याय का आर्टिकल है और बहुत तफसील के साथ है, जिसमें इनका कहना यह है कि जो नेहरू डायनेस्टी ने जो है अभी इतला आई है कि सबसे ज़्यादा इलीगल पैसे जो स्विस बैंकों में रखे हुए हैं वो इंडिया के लोगों के हैं। इलीगल डिपॉजिट्स बैंक्स अब्रॉड इंडिया के हैं, और ये 99% ऑफ इंडियंस के लूटे हुए, जैसे कहते हैं ना आजकल तो हैव एंड हैव नॉट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता ना, ये कोई हम कहते हैं कि जी अमीर और गरीब, हम कहते हैं 1+99%। एक तरफ 10% नहीं भाई, 1% और 99%। 1% का मतलब ये है कि चंद लोग हैं जिनके हाथ में सारी दौलत है, मुकाबले में 99% है। वॉल स्ट्रीट ऑक्यूपाई मूवमेंट होने का कि ये 99% लोगों के लूटे हुए पैसे हैं जो 1% माइनॉरिटी ने बाहर के बैंकों में रखे हुए हैं। और फिर उन्होंने पूरा कि किस तरह नेहरू ने अपने उस ज़माने 1950s में जब करप्शन हुई उसको करने की कोशिश की। क्रिस्टिना मेनन, इंडियन हाई कमिश्नर टू ब्रिटेन, उस ज़माने में उसने कैसे सौदा कर दिया। वो फिर वो जो राजीव गांधी ने सौदा किया था वो बंदूकों का स्वीडन से, उनका तस्करा है। और बहुत सी के तवलीन सिंह इन हर 25 आर्टिकल टाइम फॉर डोमेस्टिक डेमोक्रेसी टू डाई, कि अब इसको एक तरह का ख़त्म होना चाहिए। एक ख़ानदानों की हुकूमत है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने और अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए कोशिश करती है। और इसमें जिक्र है इन लोगों का कि पहले तो नेहरू का जिक्र है, फिर उसका राजीव गांधी का भी है कि किस तरह ये दौलत को बचाते हैं, और वो लोग जो करप्शन करते हैं, वीपी सिंह को कैसे हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया, और उनकी कैसे सपोर्ट की जाती है। ये जब ख़ानदान बन जाते हैं तो इनके इंटरेस्ट कितने पर्सनलाइज हो जाते हैं। जिस तरह कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जो है वो स्टेट इंटरेस्ट पर डोमिनेट कर जाते हैं, इस तरह डायनेस्टिक इंटरेस्ट जो है वो स्टेट इंटरेस्ट को आगे निकल जाते हैं। सोनिया गांधी से लेकर नेहरूइयन सोशलिज्म हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड इन द 21st आर्टिकल ऑफ द अमर्त्य सेन and Jean Drèze as it failed miserably to rise to such basic challenges as school education, health care। ये सब कुछ नहीं हुआ, और बहुत सी मिसालें हैं। 250,000 इंडियन फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड इन 1996 से लेकर अब तक 250,000 यानी 1 मिलियन की चौथाई यानी कि 2.5 लाख लोग किसानों ने खुदकुशी की है वहाँ। आप ये जो आ रही है वहाँ इंडस्ट्री किस तरह कब्जा करती है ज़मीनों पर, जंगलों पर, ज़मीनों की ज़मीनों पर वहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करती है और उनको कुछ नहीं मिलता, और कैसे उनको इंटरेस्ट देकर। इंडिया के किसानों की कहानी भी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है जी, अल्लाह बचाए उस हालत से। उन्होंने कहा कि बल्कि उसने कहा कि
انہوں نے the erection of the so-called temples of modern India has been made possible through developmental terrorism to uproot the downtrodden population from their social ecological setting. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصل چیز ہے یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ڈیولپمنٹل ٹیررزم ہے جس کے ذریعے سے انڈیا کے جو لوگ ترقی کر رہے ہیں، اور سٹارٹ اس کا بیس اس پر ہے کہ انڈیا میں جو ڈائنسٹی آ گئی ہے، انہوں نے کیا کیا بنایا، کیسے کیسے بنایا، اور کیسے کیسے ٹائم فار ڈائنسٹک ڈیموکریسی ٹو ڈائی. اور when a parliamentary constituency becomes an inheritance, it becomes a private state whose purpose is to benefit the family who wants it. And the reason why most of our political parties have been turned into private property is because politics is the easiest way to make money in India. ہاں جی، انڈیا میں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں، پاکستان میں تو ماشاءاللہ بہت اچھے حالات ہیں اور بہت اچھے معاملات ہیں جی. یہی ہیں آج کے مین آرٹیکل جی. ایک آدھ کوئی ہے یہ اولیاء مقبول جان تو رکتے نہیں نا، چکتے بھی نہیں ہیں. انہوں نے صاف کہا، صاحب سیدھی بات کی انہوں نے کہ عدل چاہیے بھائی، اکثریت نہیں، اکثریت کی حکومت نہیں. پھر پوری تاریخ گنوائی ہے کہ کس طرح اکثریت کی حکومت کیا کرتی ہے، عدل کیا کرتی ہے، بادشاہتیں، جمہوریتیں کس طرح عباسی دور میں ہمارے ہاں کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں. بہرحال اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.